नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की विषय हिंदी के काव्यखंड के पाठ संख्या 11, जो कि एक कविता है जिसका नाम है पृथ्वी और उसके कवि हैं नरेश सक्सेना, आज इन्हें हम पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले हम नरेश सक्सेना का एक संक्षिप्त परिचय जानेंगे। आइए, आपको स्क्रीन पर संक्षिप्त परिचय दिख रहा होगा, देखते हैं। बच्चों, आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यह तस्वीर है नरेश सक्सेना जी की। नरेश सक्सेना का जन्म सन 1939 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान ग्वालियर, मध्य प्रदेश है। नरेश सक्सेना जी की शिक्षा दीक्षा की अगर बात की जाए तो इन्होंने BE किया है जबलपुर से, ME PH ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन कलकत्ता से किया। इनकी वृत्ति की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जल निगम में ये उप प्रबंधक के पद पर आसीन रहे। टेक्नोलॉजी मिशन के कार्यकारी निदेशक भी थे। त्रिपोली, लीबिया में वरिष्ठ सलाहकार और संप्रति सरकारी सेवा से निवृत्ति के बाद बुंदेलखंड ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरण उन्नयन योजना से संबंध रखते हैं। इनके संपादन की बात की जाए तो इन्होंने साहित्यिक पत्रिका आरंभ और वर्ष का संपादन किया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका छाया नट का भी सह संपादन किया। नरेश जी ने कई गतिविधियां भी की हैं। आइए, उनकी कुछ गतिविधियों की चर्चा करते हैं। इन्होंने ये बहुमुखी प्रतिभा के थे और कई कार्य करते थे। उन्हीं कुछ गतिविधियों में हम यह भी जानेंगे कि नरेश सक्सेना जी लेखन के अतिरिक्त और किन कार्यों में रुचि रखते थे। देखते हैं। टेलीविज़न और रंगमंच के लिए हर क्षण विदा है, 10वीं दौर, एक हती मनु, जो कि बुंदेली में था, इसका लेखन कार्य किया। कहने का अर्थ यह है कि टेलीविज़न और रंगमंच के लिए भी इन्होंने लेखन कार्य किया है। एक नाटक है आदमी का आ, यह देश की कई भाषाओं में 5000 से ज़्यादा बार प्रदर्शित हो चुका है। संबंध, जल से ज्योति, समाधान और नन्हे कदम आदि लघु फिल्मों का सफलतापूर्वक निर्देशन भी नरेश सक्सेना जी ने किया। अपनी पत्नी विजय नरेश द्वारा निर्देशित वृत्ति फिल्म जौनसार बावर और रसखान का आलेखन भी इन्होंने किया। हम यहाँ यह भी जान जाएंगे कि नरेश सक्सेना जी की पत्नी का नाम विजय नरेश था। इन्हें कई सम्मान भी प्राप्त है, जिसमें वर्ष 2006 में इन्हें पहल सम्मान प्राप्त हुआ। सन 1992 में निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी पुरस्कृत हुए। सन 1973 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी सम्मान इन्हें प्राप्त है। कविता संकलन की बात की जाए तो इनकी एकमात्र कविता संकलन है जिसका नाम है समुद्र पर हो रही है बारिश। बच्चों, हमने नरेश सक्सेना के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय जाना। आइए, अब हम इनके साहित्यिक परिचयों को भी जानें। नरेश सक्सेना 20वीं सदी के 7वें दशक के महत्वपूर्ण कवि हैं। नरेश जी पेशे से इंजीनियर रहे, नवगीत आंदोलन से भी जुड़े रहे। कविता में कई आंदोलन हुआ है और हमने इसकी चर्चा पूर्व के कई कक्षाओं में भी किया है। नई कविता, नवगीत। तो नरेश सक्सेना की अगर बात करें तो नरेश सक्सेना
नवगीत आंदोलन से जुड़े रहे। इनकी कविताओं में बौद्धिक, वैचारिक और कलात्मक समझ के साथ साथ संवेदना का भी समावेश है। जब हम इनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो उस कविताओं में बौद्धिकता, वैचारिकता और कलात्मकता की समझ स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। नरेश सक्सेना कविता को लिखने, पढ़ने और जीने के प्रति जितने सजग और गंभीर रहे, उनके प्रकाशन और संग्रह संकलन को लेकर उतने ही उदासीन भी। कहने का अर्थ है कि इन्होंने लिखने, पढ़ने और जीने के लिए कविता को तो माध्यम बनाया, किंतु कविताओं को संग्रहित करना, संकलित करना और तत्पश्चात उन्हें प्रकाशित करना, इन्होंने इस कार्य को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसके प्रति ये उदासीन बने रहे। कविताओं में नरेश सक्सेना का दृष्टिकोण नितांत निर्वैयक्तिक और वस्तुपरक है। नितांत निर्वैयक्तिक का मतलब क्या होता है? निर्वैयक्तिक का अर्थ हुआ जिसमें व्यक्तिगत और वैयक्तिकता न हो। बच्चों, पाश्चात्य साहित्यकारों में टी.एस. इलियट का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है और टी.एस. इलियट का एक सिद्धांत ही है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। निर्वैयक्तिकता का अर्थ यह होता है कि कवि या कोई रचनाकार अपनी रचनाओं में अपने व्यक्तिगत अनुभवों या व्यक्तिगत राय को बहुत बड़े पैमाने पर नहीं रखता, बल्कि वह उसे पाठकगण और पढ़ने वाले के अनुभवों से जोड़ता है। आगे हम देखते हैं समसामयिक जीवन की समस्याओं और संघर्षों से नरेश सक्सेना का गहरा साक्षात्कार। समसामयिक जीवन की समस्या यानी नरेश सक्सेना ने तत्कालीन समय में, जो वर्तमान समय में जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, जो संघर्ष हैं, उन्हें अपनी रचनाओं में बखूबी उतारा है। नरेश जी का दृष्टिकोण संवेदना और मानवीयता का है, संवेदना और मानवता का है। इंजीनियरिंग की शिक्षा कवि स्वभाव, रचना दृष्टि, वस्तुबोध और भाषा को और अधिक समृद्ध करने में सहायक है। कहने का अर्थ यह है कि नरेश सक्सेना जी ने इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की थी, जो कि उनके स्वभाव में भी दिखता है, उनकी रचना दृष्टि में भी दिखती है। वो विषयों की अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं। वस्तु बोध की भी अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग शिक्षा और उनके पेशा का प्रभाव उनके वस्तु बोध पर भी दिखाई पड़ता है। यदि नरेश सक्सेना किसी विषय वस्तु को अपनी रचना का माध्यम बनाते हैं तो उस विषय वस्तु के हर प्रकार से जांच पड़ताल करते हैं, जांच परख करते हैं और तोड़ मरोड़ करके उस विषय वस्तु को बिल्कुल हमारे सामने खुला रख देते हैं। भाषा की बात की जाए तो तकनीकी शिक्षा लेने के कारण उनकी भाषा के शब्द चयन भी कुछ तकनीकी शब्दावली का उन पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है विज्ञान और तकनीक के साथ ही विविध विषयक ज्ञान। अभी अभी हमने इस पर चर्चा भी की कि इनका पेशा इनकी रचनाओं पर हावी है, तो विज्ञान, तकनीक ऐसे कई विविध विषय हैं जिनका ज्ञान नरेश जी रखते थे। राजनीति तथा सामाजिकता के प्रति प्रतिबद्धता। चूँकि नरेश सक्सेना जी समाज में कार्य करते थे और जिस पद पे वे आसीन रहे वे कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों से भी जुड़ा रहा। यही कारण है कि उनकी रचनाएं, उनके जीवन, साहित्यिक अभिरुचियों पर भी राजनीति का प्रभाव है, तो साथ ही साथ सामाजिकता का भी। वो राजनीति और सामाजिकता दोनों में तालमेल, सामंजस्य बिठाए रहते हैं। तो बच्चों, हमने साहित्यिक परिचयों को भी जान लिया है। आइए अब हम कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानें। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी कविता में कवि ने पृथ्वी और स्त्री को अक्स बर अक्स रखकर घर परिवार की सुपरिचित
भारतीय स्त्री के आत्मसंघर्ष, आत्मदान और त्याग को इतनी सरलता किंतु गहनता के साथ उकेरा है कि विस्मित रह जाना पड़ता है। कविता पढ़ने के बाद घर घर में दिखाई पड़ती स्त्री एक अद्भुत गरिमा से परिपूर्ण प्रतीत होती है। यह कविता नरेश सक्सेना के कविता संकलन समुद्र पर हो रही बारिश से ली गई है। बच्चों, समुद्र पर हो रही बारिश कविता संकलन से पृथ्वी कविता ली गई है। आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं वह कविता पृथ्वी है और नरेश सक्सेना जी ने एकमात्र कविता संकलन किया है समुद्र पर हो रही बारिश। तो आइए सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे, तत्पश्चात प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को भी हम समझते जाएंगे। स्क्रीन पर आपको कविता दिखाई पड़ रही होगी। कवि कहते हैं कि पृथ्वी तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार। क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते? अपने आधे हिस्से में अंधेरा और आधे हिस्से में उजाला लिए, रात को दिन और दिन को रात करते कभी कभी कांपती हो तो ऐसा लगता है नष्ट कर दोगी अपना सारा घर बार, अपने गृहस्थी के पेड़, पर्वत, शहर, नदी, गांव, टीले सभी कुछ को नष्ट कर दोगी। पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम्हारी सतह पर कितना जल है? तुम्हारी सतह के नीचे भी जल ही है, लेकिन तुम्हारे गर्भ में, गर्भ के केंद्र में तो अग्नि है, सिर्फ अग्नि। पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? कितने ताप, कितने दबाव और कितनी आर्द्रता से अपने कोयलों को हीरो में बदल देती हो। किन प्रक्रियाओं से गुजरकर कितने चुपचाप रत्नों से ज़्यादा रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो। बच्चों, अभी अभी हमने कविता का वाचन किया और यह जाना कि नरेश सक्सेना जी ने पृथ्वी और कविता के बीच एक तुलना की है, एक समानता दिखाने का प्रयास किया है। आइए अब हम प्रत्येक पंक्ति को पुनः पढ़ें और साथ साथ उसके अर्थ को भी ग्रहण करें। स्क्रीन पर आपको कविता दिखाई दे रही होगी। कवि कहते हैं, पृथ्वी तुम घूमती हो तो घूमते चली जाती हो, अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार। कवि कहते हैं कि पृथ्वी तुम घूमती हो, पृथ्वी अपने केंद्र पर घूमती है, लेकिन आप देख रहे होंगे साथ ही साथ इन्होंने एक पंक्ति और जोड़ा है कि अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर लगातार। ये जो दूसरा केंद्र जो बात कर रहे हैं कवि, पहले केंद्र में वो पृथ्वी को रखते हैं कि तुम अपने केंद्र पर घूमती हो, लेकिन एक अन्य पंक्ति में वह कहते हैं कि एक और केंद्र पर घूमने के साथ। यहाँ जो एक दूसरे केंद्र की बात हो रही है, यहाँ पृथ्वी पहली पंक्ति में प्रस्तुत है और दूसरी पंक्ति में स्त्री जो कि अप्रस्तुत है। यहाँ स्त्री दिखाई नहीं पड़ रही, मगर वे बताना चाहते हैं कि पृथ्वी का अगर एक केंद्र है तो एक और केंद्र है जो पृथ्वी के ही समरूप है, स्त्री का केंद्र। आगे वे कहते हैं, क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते? अपने आधे हिस्से में अंधेरा और आधे में उजाला लिए, रात को दिन
और दिन को रात करते। कहते हैं कि पृथ्वी जब तुम घूमती हो तो तुम्हारे आधे हिस्से में अंधेरा होता है और आधे हिस्से में उजाला। ये तो हम सभी पृथ्वी के संबंध में जानते हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ एक और अर्थ ध्वनित हो रहा है और वह अर्थ है स्त्री के संदर्भ में। स्त्री का भी अगर मन देखा जाए, उसका जीवन देखा जाए, तो वो आधे अंधेरे और आधे उजाले से भरा पड़ा है। वह स्वयं अंधकार में रहती है, पर्दे के पीछे रहती है, किंतु अपने आगे वह जिन्हें जीवन देती है, जिनके जीवन को संस्कारित करती है, उन्हें वह उजाले में, प्रकाश में रखती है। कहीं ना कहीं नरेश जी ने पृथ्वी और स्त्री के इस संदर्भ को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है, आधे हिस्से में उजाला और आधे हिस्से में अंधेरा कह के। आगे वे कहते हैं कि कभी कभी कांपती हो तो लगता है नष्ट कर दोगी अपना सारा घर बार, अपनी गृहस्थी के पेड़, पर्वत, शहर, नदी, गांव, टीले, सभी कुछ को नष्ट कर दोगी। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जब पृथ्वी भीतर से बहुत गर्म हो जाती है और उथल पुथल मच जाती है, असमान स्थिति में आती है, तब वह एक बार कांपती है। कांपने का अर्थ होता है भूकंप का आना। और पृथ्वी पर जब भूकंप आता है तो पेड़, पौधे, इमारतें, टीले, नदी, पेड़, पर्वत, सब पर प्रभाव दिखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी नष्ट कर देगा, सभी नष्ट हो जाएंगे। कवि कहते हैं कि स्त्री का भी मन ऐसा ही होता है। वो बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में दबाए रखती है और जब कभी उसका मन टूटता है, जब वह भीतर से टूटती है और विद्रोह करती है, विरोध करती है, तो वह भी अपनी गृहस्थी को ऐसा लगता है कि नष्ट कर देगी। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के संबंध में कवि कहते हैं कि पृथ्वी की जो गृहस्थी है, पृथ्वी के गृहस्थी के जो अंग हैं, वे हैं शहर, टीले, नदी, पर्वत, ये सब पृथ्वी के गृहस्थी के अंग हैं। और जब पृथ्वी कांपेगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि वह अपनी गृहस्थी को नष्ट कर देगी। ठीक वैसे ही जब स्त्रियां विरोध करती हैं, विद्रोह करती हैं, और तब स्त्री के भी घर बार, उसकी गृहस्थी पर उसका दुष्प्रभाव देखा जाता है। यही कारण है कि कवि ने पृथ्वी और स्त्री के कांपने को एक माना है। आइए आगे देखते हैं। कहते हैं, पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो? जितना पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम्हारी सतह पर कितना जल है, तुम्हारी सतह के नीचे भी जल है, लेकिन तुम्हारे गर्भ के केंद्र में तो अग्नि ही है, अग्नि। कहते हैं कि पृथ्वी और स्त्री दोनों में तरलता होती है, स्वभाव से वह तरल होती है और उसके स्वभाव में तरलता होती है, किंतु अगर उसके गर्भ की बात करें तो पृथ्वी के गर्भ में भी जीवन देने की शक्ति है और स्त्री के गर्भ में भी जीवन देने की शक्ति है। यही कारण है कि पृथ्वी के गर्भ में अग्नि होती है। कहते हैं, कितने ताप, कितने दबाव और कितनी आर्द्रता से अपने कोयलों को हीरों में बदल देती हो। यानी पृथ्वी के भीतर कितने ताप होते हैं, दबाव होती है, आर्द्रता, नमी होती है, जिससे कोयले भी हीरे का रूप ले लेते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ नरेश जी के इंजीनियरिंग की जो शिक्षा थी, जो उनका पेशा था, उनके शब्दों, उनके वस्तुबोध की, उनके विचारों के प्रभाव यहाँ देखे जा सकते हैं। वह पृथ्वी के भीतर की जो सर्जन प्रक्रिया होती है, जो सृजन प्रक्रिया होती है, उसकी चर्चा इन्होंने किया है। ये बताना चाहते हैं कि स्त्रियों के भीतर भी इतना ही ताप, इतना ही दबाव और इतनी ही आर्द्रता होती है और वह
एक नया जीवन देने में सक्षम होती है। किन प्रक्रियाओं से गुजरकर कितने चुपचाप, रत्नों से ज़्यादा रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। कवि कहते हैं कि पृथ्वी के भीतर कई रत्न होते हैं और इन रत्नों को बनने की जो प्रक्रिया होती है वो भीतर ही भीतर चुपचाप होती है, और वह रत्न जब बाहर आते हैं तो उनके प्रकाश से संसार प्रकाशित होता है, वह कीमती रत्न में गिने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार स्त्री के भी गर्भ में चुपचाप सृजन प्रक्रिया चलती है और एक निश्चित समय के बाद उनके गर्भ से एक नया संतान, एक नया जीवन दिखाई देता है। कवि कहते हैं, पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो। बच्चों, हमने अभी अभी पृथ्वी कविता का वाचन किया और प्रत्येक पंक्ति के अर्थों को जाना। अर्थ जानने के क्रम में हमने यह भी देखा कि कवि ने पृथ्वी और स्त्री के बीच एक समानता दिखाई है। पृथ्वी की गृहस्थी, उसके पेड़ पौधे, शहर, टीले, गांव, नदी, पर्वत हैं, और स्त्री के गृहस्थी में उनके बच्चे, उनका पति, उनके माता पिता, उनका समाज है। वे कहते हैं कि पृथ्वी के भीतर भी कई रत्नों के बनने की प्रक्रिया होती है जो चुपचाप निरंतर चलती जाती है। कोयले को वह हीरे में बदलने का कार्य करती है। ठीक वैसे ही स्त्री के गर्भ में भी सृजन प्रक्रिया चुपचाप चलती है और वह एक नया जीवन देने का कार्य करती है, जिंदगी को संस्कारित करती है। जब पृथ्वी कांपती है तब ऐसा लगता है जैसे वह समस्त गृहस्थी को नष्ट कर देगी। और वे कहते हैं कि स्त्री के साथ भी यही होता है। जब स्त्री अनेक दबावों को झेलती हुई जब विरोध करती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी अपने गृहस्थी और समाज को प्रभावित कर देगी। इस प्रकार बच्चों, हमने पूरी कविता को पढ़ लिया है, उनके अर्थों को जान लिया है। आइए अब सारांश रूप में कविता का एक भावार्थ जानें। पृथ्वी शीर्षक कविता में कवि नरेश सक्सेना जी ने पृथ्वी और स्त्री को एक समान माना है। एक स्त्री का जीवन कई भूमिकाओं का निर्वाह करता है। वह घर की केंद्र बिंदु है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी अपनी केंद्रीय धुरी पर घूमती रहती है। पृथ्वी भी कई भूमिकाओं का निर्वाह करती है। कवि कहते हैं कि पृथ्वी अपने केंद्र में घूमती हुई दैनिक वार्षिक गति से अपना कर्तव्य पूरा करती है। अपने सतह पर निवास करने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों को आश्रय देती है। वह थकती नहीं है। पृथ्वी के भीतर कई खनिज संपदा होते हैं जो सृजन प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। पृथ्वी धैर्यपूर्वक उनके सृजित होने की प्रतीक्षा करती रहती है, किंतु जब वह कांपती है भूकंप के रूप में तो प्रतीत होता है कि वह अपनी ही गृहस्थी को नष्ट कर देगी। पृथ्वी की गृहस्थी के अंग हैं पेड़, पर्वत, शहर, नदी, गांव, टीले आदि। कवि पृथ्वी की तुलना स्त्री की सहनशीलता से करते हैं। स्त्री की तरलता रूपी माया, मोह, स्नेह, ममता, दया, करुणा की तुलना कवि ने पृथ्वी के भीतर तथा पृथ्वी के बाहरी सतह के जल से किया है। पृथ्वी के गर्भ में हीरा, कोयला,
सोना, लोहा इत्यादि रत्न होते हैं। साथ ही साथ जल और अग्नि भी होती है, जो कई प्रकार के रत्नों के निर्माण के लिए दबाव, आर्द्रता और ताप को सहन करता है। स्त्री भी अपनी सेवा, त्याग, ममता, सहिष्णुता और स्नेह से परिवार को पल्लवित और पुष्पित करते रहती है। स्त्री भी कई सामाजिक, पारिवारिक दबाव को झेलकर भी सदैव निरंतर अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करती रहती है। कवि पृथ्वी और स्त्री को उनके कर्तव्य निर्वहन को घूमने की संज्ञा से विभूषित करते हैं। बच्चों, हमने संपूर्ण कविता का वाचन कर लिया है। साथ ही साथ नरेश जी के जीवन परिचय से भी अवगत हो चुके हैं। साहित्यिक परिचयों को भी हमने जान लिया है और कविता को पढ़ने के साथ साथ उसके अर्थ को ग्रहण किया और सार रूप में उसके भावार्थ को हमने अच्छी तरह से जाना। आइए अब पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई पड़ रहे होंगे। एक एक करके मैं प्रत्येक बिंदुओं पर चर्चा करूंगी। पहला प्रमुख बिंदु है पृथ्वी एवं स्त्री में समानता। बच्चों, हमने जब कविता को पढ़ा था और कविता को समझा, उसमें हर पंक्ति के साथ दूसरी पंक्ति में यह दिया गया था कि पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी और स्त्री की समानता कवि बार बार बताने का प्रयास करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है भौगोलिक एवं वैज्ञानिक तथ्यों की ओर संकेत। कवि ने भौगोलिक एवं वैज्ञानिक तथ्यों की ओर संकेत किया है। जब वे रत्नों की बात करते हैं, ताप की बात करते हैं, आर्द्रता की बात करते हैं, दबाव की बात करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी के भीतर जो प्रक्रियाएं चलती हैं उनके विषय में वे बता रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। यही कारण है कि भौगोलिक एवं वैज्ञानिक तथ्यों की ओर भी नरेश जी ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। तीसरा प्रमुख बिंदु है कवि पेशे से इंजीनियर। कवि पेशे से इंजीनियर थे और कवि के पेशे का कविता पर प्रभाव, इंजीनियरिंग उनका पेशा था और उसका प्रभाव पूर्णतः कविता पर दिखाई पड़ता है। कविता में पृथ्वी प्रस्तुत तथा स्त्री अप्रस्तुत है। कविता में पृथ्वी के गृहस्थी के उजाड़ने की बात होती है कि जब वह कांपती है तो अपने गृहस्थी को नष्ट कर देती है। उसके भीतर ताप है, आर्द्रता है, उसके हृदय में रत्न हैं। कई सारी पंक्तियाँ पृथ्वी के संदर्भ में कही गई है। लेकिन अगली ही पंक्ति में कवि कहते हैं कि क्या तुम कोई स्त्री हो? कहने का अर्थ यह है कि हर प्रक्रिया को, हर पंक्ति के बाद पृथ्वी से स्त्री को नरेश जी ने जोड़ने का प्रयास किया है। यही कारण है कि पूरी कविता में पृथ्वी प्रस्तुत है और स्त्री अप्रस्तुत। आगे एक शब्द है आर्द्रता। आर्द्रता का अर्थ होता है नमी। गृहस्थी, जिसकी बार बार चर्चा की गई है, गृहस्थी गृह व्यवस्था को कहते हैं। जो भी गृह की व्यवस्था करते हैं, गृह की व्यवस्था में जिनका सक्रिय भूमिका होती है जिनकी, उन्हें गृहस्थी कहा जाता है। यही कारण है कि गृह की व्यवस्था में गृहस्थी के रूप में पृथ्वी की गृहस्थी को पेड़, पौधा, टीला माना गया है। आगे देखते हैं सतह। सतह का अर्थ होता है ऊपरी तल। ऊपरी जो भाग होता है, पृथ्वी की सतह की जब चर्चा हो रही थी कि पृथ्वी की सतह पर जल है और भीतर भी, नीचे भी जल, तो सतह का अर्थ हुआ ऊपरी तल। पृथ्वी एवं स्त्री की विशेषता। कवि ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है जो कि पृथ्वी और स्त्री की विशेषता को दर्शाता है। पहला शब्द है आत्मसंघर्ष, दूसरा आत्मदान और तीसरा त्याग।
जिस प्रकार पृथ्वी आत्मसंघर्ष करती है, ठीक वैसे ही स्त्री के भी जीवन में आत्मसंघर्ष होता है। आत्मदान की भी बात की गई है कि पृथ्वी भी आत्मदान करती है और स्त्री भी। और त्याग जो कि सबसे बड़ी विशेषता है वह है पृथ्वी की। पृथ्वी अपना सब कुछ दे देती है, बदले में कुछ नहीं लेती। ठीक यही विशेषता स्त्री की भी होती है। स्त्री अपना पूरा जीवन किसी न किसी के लिए समर्पित करती है, उसके बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। आगे के महत्वपूर्ण बिंदु है, कवि की इंजीनियरिंग शिक्षा के कारण रचना दृष्टि, वस्तुबोध और भाषा का व्यापक आयाम। बच्चों, हमने कविता को पढ़ा है और कविता में कई सारे शब्द ऐसे आए हैं जो उनकी शिक्षा, इंजीनियरिंग की जो उनकी शिक्षा है उससे प्रभावित दिखती है। उनके शब्द चयन पर उनके पेशा का प्रभाव दिखता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का प्रयोग, कई सारे शब्द ऐसे आए हैं जो वैज्ञानिक हैं एवं तकनीकी शब्दावली से लिए गए हैं। तो बच्चों, हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लिया। साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, कविता, कविता का अर्थ, कविता के वाचन, प्रत्येक अंग को हमने कविता के इस पाठ को संपूर्ण रूप से जान लिया है, समझ लिया है। अगली कक्षा में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए धन्यवाद।